हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, मुझे नवीन भाटिया जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि चाइना की जो इकॉनमी है इसके 4 पिलर हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन चारों पिलर्स का स्टेटस क्या है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके जो 4 पिलर हैं आपको मालूम है। इनका मेजर है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, दूसरा है रियल एस्टेट, तीसरा है इंटरनल कंजम्पशन एंड सर्विसेज और जो चौथा इनका पिलर है वो है जो इनकी इनोवेशंस है या टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये क्या काम कर रहे हैं। अब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 4 में से 3 पिलर इनके गिरने वाले हैं या गिर चुके हैं। अब एक पिलर रह गया, तो इनका अंत कितना नज़दीक है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो नवीन जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे से पूछा है आज। अब पहला बात तो ये है कि ये 4 पिलर हैं, हम 4 पिलर्स की बात क्यों कर रहे हैं। वैसे तो हर एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पिलर्स होते हैं, लेकिन चाइना में हम बात कर रहे हैं इसलिए बिकॉज ये 4 मेन सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनके ऊपर, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। और बहुत सालों से इनका एक कंट्रोल रहा है पूरी दुनिया के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस 4 पिलर्स। अब सबसे पहला जिसके कारण इनका एक दबदबा है पूरी दुनिया में, जहाँ पे इंडिया अभी भी बहुत पीछे है इनसे, वो है मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा इनका है एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, ये एक पिलर है। अब दोस्तों, आपको मालूम है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की फैक्ट्री माना जाता है और बहुत सालों से ये नंबर 1 वर्ल्ड की फैक्ट्री बने रहे। और उसका रीज़न है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत हाई हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि इनका मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेबिलिटी है कितनी हाई है और क्यों है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर होता है उसको इतना डेवलप कर दिया, गवर्नमेंट ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि ये अब हर तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ बना सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि जैसे प्लास्टिक के आइटम या खिलौने बनाते हैं जो इंडिया में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भरा हुआ है, टेक्सटाइल्स। मैं लुधियाना से आता हूँ, मुझे मालूम है लुधियाना के कितने लोग यहाँ पर आकर टेक्सटाइल का सामान खरीद के लेके जाते हैं। आपको हैरानी होगी, जो बनारस में साड़ियाँ मिलती हैं, जो बनारसी साड़ी हम बोलते हैं, वो सारी की सारी, मैं 100% बोल रहा हूँ, वो सारी यहाँ पर गोंगजो में बनती हैं और वहाँ जाकर एज बनारसी साड़ी वहाँ बिकती है। मैं जानता हूँ एक आदमी को जो यहाँ से साड़ियाँ कंटेनर के कंटेनर भर के लेके जाता है। 2000 की साड़ी होती है यहाँ पर, वहाँ पे 20-30 हज़ार की बिकती है। यहाँ पे जो मशीनरी का काम है, ऑटोमोबाइल्स है, ये लीड करते हैं इन चीज़ों को। तो बिकॉज कि ये लीड करते हैं, इतनी मैन्युफैक्चरिंग इनका बेस है, तो ये मेजर एक्सपोर्टर भी बन गया चाइना इन सारी चीज़ों का। तो जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम आनी शुरू हो जाती है। प्लस यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट थी वो बहुत कम होती थी, जिसके कारण इनकी कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो कंट्री है वो ज़्यादातर हाईटेक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी तरफ जाने की इनकी तवज्जो है या इनका फोकस है। उसके कारण जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं वो बंद होती जा रही हैं या उन्हें उन्हें अडैप्ट करना पड़ रहा है ऑटोमेशन की तरफ। जो मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला है कि इंडिया को अगर तरक्की करनी है, हमें वो काम नहीं करना जो चाइना करता है कि यहाँ पर ह्यूज प्रोडक्शन करा है, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू डू ऑल्सो इज़ कि हमें भी इनकी गलतियों से सीखना है। ये है कि इन्होंने अब ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं और ये प्रोडक्टिविटी जो ऑलरेडी इनकी बहुत हाई है, अब ये जा रहे हैं कि इसको और प्रोडक्टिविटी को या कंपैटिटिवनेस को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन इनका जो ये पिलर है मैन्युफैक्चरिंग का, ये आहिस्ता-आहिस्ता टूटता जा रहा है। व्हाई? बिकॉज़ एक तो प्रोडक्शन का इनका बेस बहुत बड़ा है, जिसके कारण अब इनको ऑर्डर्स चाहिए। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कम होते जा रहे हैं। अभी जो डाटा आया था कि 7-8% इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ऑलरेडी मंथ बाय मंथ कम होते जा रहे हैं। दुनिया में रिसेशन है, तो ये पिलर टूटा पड़ा है इनका बिल्कुल बुरी तरह से। और कई फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे काम करते थे, वो कंट्री छोड़ के वापस जा रहे हैं क्योंकि बाहर से ऑर्डर्स आने मुश्किल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है चाइना के लिए, ये इनका पिलर हिल रहा है। फिर दूसरा क्या है कि इनका जो जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ करने के कारण जो कंपटीशन है दूसरे कंट्री से वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। जैसे वियतनाम है, इंडिया है, वहाँ से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और फिर थोड़े से ट्रेड टेंशन्स भी हैं, जैसे इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, कईयों के साथ इनके टेंशन्स हैं, जिसके कारण अब इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कम होने शुरू हो गए। ये चैलेंजेस के कारण ये पिलर हिला पड़ा इनका। जो दूसरा इनका मेजर पिलर था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इनकी डेवलपमेंट है उसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी हुआ है, 2 बार मैंने वीडियोस बनाई हैं रियल एस्टेट के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं।
अब देखिए कि जो चाइना है उसकी जो 30% ऑफ द इकोनॉमी है वो रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जो इनका रियल एस्टेट में एक तो आती है जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, एक दूसरा है जो बिल्डिंग्स बनती हैं, इनकी हाउसिंग है और है। और कितनी बार हमने सुना है कि भी इनकी ये कंपनी डूब गई, इनकी वो कंपनी रियल एस्टेट की डूब गई। रीज़न क्या है? इनका जो साइज़ है रियल एस्टेट कंपनीज़ का, वो एक कंट्री की जो जीडीपी होती है उतना तो इनका साइज़ है। फिर $300 बिलियन की तो एक कंपनी एवरग्रांड ने लोन उठाए हुए हैं, $300 बिलियन के लोन, आप सोच सकते हैं। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, एनर्जी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारा रियल एस्टेट का पार्ट है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत मोटे लेवल पर इसके ऊपर काम किया है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जैसे हाईवेज़ है, रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं। और इतना डेट उठा लिया इन कंपनीज़ ने, जो गवर्नमेंट की भी हैं और प्राइवेट ने, कि अब ये वापस देने का इनके पास वो सोर्सेज़ नहीं है कि इनको वापस कैसे किया जाए। इन्होंने अनाप-शनाप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंट्री को उठाना था, तो इन्होंने देखा कि रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो तब तो इन्होंने कर लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी इनको इसका नुकसान झेलना भी पड़ रहा है। ऊपर से इन्होंने बीआरआई, जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जो पाकिस्तान के साथ सीपैक वगैरह किया, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ किया, उसमें भी पैसे इनको वापस नहीं आ रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कर दिए, रिटर्न्स नहीं आए। और वहाँ पे शायद थोड़ा लोकल लोग हैं जो, उनका रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेबर तक तो यहाँ से जाती है, ये लोकल वहाँ पे कुछ भी एम्प्लॉय करते नहीं हैं। ताकि देखने के लिए तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे सीपैक है, फिर $25 बिलियन लगा दिए, लेकिन $25 बिलियन का लोकल लोगों को फ़ायदा होता नहीं है, वो सारा का सारा पैसा चाइनीज़ कंपनीज़ को वापस आ जाता है। तो अल्टीमेटली कोई फ़ायदा हुआ नहीं किसी को भी, एक्सेप्ट चाइना। लेकिन अब रेजिस्टेंस के कारण इनके वो पैसे भी डूबते दिख रहे हैं। सो ठीक है, चाइना ने कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, या ट्रेड के लिंक्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बनाने की कोशिश करी थ्रू बीआरआई, बट इट हैज़ बीन अ फेलियर टिल नाउ। तो अब जो ये प्रोग्रेस करी इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में, एफिशिएंसीज़ को इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, उसका नुकसान इनको अब झेलना पड़ रहा है, बिकॉज़ इन्वेस्टमेंट ज़रूरत से ज़्यादा कर दिए इन्होंने। इसमें इन्होंने फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करे थे। दुनिया भर की कंपनीज़ ने और कंट्रीज़ ने आकर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लिए और पैसे भी इन्वेस्ट करे। लेकिन अब ये पिलर भी इनका हिलता हुआ दिख रहा है। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये इस पिलर को हिलने नहीं देना चाहते और बहुत नई पॉलिसीज़ लेकर भी आ रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता। बट इनका जो कंसर्न है वो है जो इनका डेट है। भई लोकल गवर्नमेंट्स ने भी डेट लिए हुए हैं। आपने कई वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स बोल रही हैं कि वो पैसे वापस नहीं कर सकते या डेट को सर्विस नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट लेवल पर कई गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम चल रही है। और जो रियल एस्टेट की कंपनीज़ हैं, उसमें तो डीपली प्रॉब्लम है अभी डेट को रिटर्न करने की। तो ये पिलर इनका हिला हुआ है। तीसरा जो पिलर था, वो था डोमेस्टिक कंजम्पशन और सर्विसेज। अब आप देखिए, पिछले 10 सालों से चाइना ने एक्टिवली ट्रांजिशन करने की कोशिश करी कि भी हम एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो ना दें, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो शी जिनपिंग ने 2012 में आकर ये बनाया कि हमें एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है और डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा करनी है। लेकिन आपने देखा कि कोविड के बाद जो कंजम्पशन है पूरे दुनिया में, लोगों का जो है इंटरेस्ट कम हुआ है। अब हम ये टी-शर्ट डाल के मैं फिर रहा हूँ, जबकि मेरा ये स्टाइल नहीं था पहले। पहले मैं हमेशा कोट, टाई लेकर, आई यूज्ड टू बी ऑलवेज़ लाइक दैट। लेकिन अब थोड़ा-सा हम रिलैक्स होने शुरू हुए हैं। हमने नया तरीका ढूँढ लिया है कि थोड़ा-सा रिलैक्स होके चलें। पजामा डाल लिया, लोअर्स डाल लिए, शर्ट्स डालिए, एंड वी डोंट स्पेंड दैट मच ऑन क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स एज़ वी यूज्ड टू डू बिफोर। ये सिर्फ चाइना का हाल नहीं है, ये पूरे दुनिया का ये हाल है। उससे क्या हुआ कि जो लोकल कंजम्पशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम होनी शुरू हुई हैं। इन्होंने लोकल कंजम्पशन के ऊपर तवज्जो दिया और डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर, और एक्सपोर्ट के ऊपर कम दिया कि एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो कम हो गया। सो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी, इन्होंने इंक्रीज़ करने की कोशिश करी, लेकिन कोविड में वो हिल गई। मिडिल क्लास इनकी एक्सपैंड कर रही है। जो गरीबी की रेखा है, उसके नीचे जो लोग थे, 80 करोड़ लोग, तो ये उसमें से बाहर निकाला उनको, वो मिडिल क्लास में आ गए। उन्होंने बहुत हेल्प करी इकोनॉमिक ग्रोथ में।
तो उससे क्या हुआ, जब ये कंजम्पशंस इंक्रीज हुए तो उसमें रियल रिटेल इंक्रीज हुआ, ई कॉमर्स इंक्रीज हुआ, एंटरटेनमेंट इंक्रीज हुआ, टूरिज्म, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ों में कंजम्पशंस बढ़ने शुरू हो गए और गवर्नमेंट ने बहुत पैसे लगाए इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो इसके कारण इनकी जो डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इकोनॉमी जिसके ऊपर मोदी जी लगे हुए हैं, वो बहुत इंक्रीज करी इन द लास्ट 10 ईयर्स। बट ये सारे जो पिलर है, ये भी इनका हिला पड़ा है आफ्टर कोविड। टाइम लगेगा क्योंकि अभी टूरिज्म है, उसके ऊपर पैसे लोग नहीं, घूमने फिरने के ऊपर पैसे नहीं लगा रहे, स्पेंडिंग के ऊपर पैसे नहीं लगा रहे, जैसे मैंने पहले बताया। इसको में से बाहर निकलने के लिए इनको टाइम लगेगा, लेकिन आज की डेट में ये वाला पिलर भी इनका हिला पड़ा है बुरी तरह से। अब चौथा पिलर है, वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, गवर्नमेंट ने या शी जिनपिंग ने बहुत पहले एक चीज़ नोट कर ली थी कि हमें अगर दुनिया में अपना एक दबदबा बनाना है, तो यूएसए की तरह हमें, जैसे यूएसए का दबदबा है पूरी दुनिया में, अगर चाइना ने वो दबदबा बनाना है तो इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अगर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेके आनी है और कंट्रोल भी चाहिए दुनिया में। तो चाइना की जो एक पॉलिसी थी कि कॉपी करो, उसको उससे बाहर निकल के अभी इन्होंने R&D के ऊपर बहुत पैसा लगाया है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जितने पुराने इंडस्ट्रियल पार्क थे, वो सारे के सारे इन्होंने शिफ्ट करके सिटी से बाहर ले गए। और पार्क तो है, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हैं, वो सारी की सारी बिल्डिंग्स इन्होंने अब इनोवेशन सेंटर्स बना दिए। वहाँ पे यंगस्टर्स को जगह दी जाती है बहुत कम पैसों में कि आप आइए यहाँ पर दुकान खोलिए या आप यहाँ पर R&D सेंटर बनाइए अपना। सारे इकट्ठे मिलकर दिमाग लगाते हैं कि हम क्या आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या किसी चीज़ की जो चीज़ अमेरिका ने बनाई है उसको लेकर हम कैसे इनोवेट करके इसको बेटर कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने बहुत पॉलिसीज़ बनाई ताकि हाईटेक इंडस्ट्रीज़, हाईटेक मशीनरीज़, हाईटेक टेक्नोलॉजीज़, एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पर बनाई जाए। मैं आपको कई वीडियोस दिखा सकता हूँ कि जो चाइना ने इनोवेशंस करी हैं। अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया एक कि चाइना ने कैसे फ्लाइंग कार, जैसे ड्रोन है, उसमें आदमी बैठ के उड़ के जा सकता है, इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। ऐसे ही जैसे और होटल्स में जाते हैं, आपको हर जगह पे रॉबोट्स दिखते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको रॉबोट्स मिलते हैं। इवन जो यहाँ पे कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर भी रॉबोट बैठा है, वो आपका सारा केस देखेगा और जजमेंट भी दे देता है। तो एक ही झटके में आपको जजमेंट भी मिल जाती है। तो इतना इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जीज़ के ऊपर, टेक्नोलॉजी के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशंस का काम किया है। अब इसमें ये प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अब ये उस स्टेज पर आ गए जो मैंने पहले बोला था आपको, शूहारी। शूहारी का मतलब है पहले कॉपी करो, शू हा का मतलब है कॉपी करने के बाद उसको इतना बेटर कर दो कि आप जो ओरिजिनल जिसको कॉपी किया था उसको भी बीट कर दो। और री का मतलब है नाउ यू टेक द गेम टू द हायर लेवल, ताकि जिसको आपने कॉपी किया था, पहले आप किसी को फॉलो कर रहे थे, अब वो आपको फॉलो करना शुरू करे। अब जैसे यहाँ पे कंपनीज हैं, टेंसेंट है, हुआवे है, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसका अब एक नाम है ग्लोबल में कि ये टेक्निकली दे आर वेरी साउंड। इनके प्रोडक्ट से पहले था ये चाइनीज़ मेड है यार, ये घटिया होगा। अब ये उस चीज़ में से बाहर निकलते जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने बोला है अब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, वो महंगा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, यूरोपियन प्रोडक्ट्स हैं, अब ये उस लेवल पर सोचना शुरू कर दिया, हमने सस्ता नहीं बनाना। नाउ ये एक ऐसा पिलर है जिसको बोल सकते हैं हम कि इन्होंने 10 साल पहले या 5 साल पहले शुरू किया था, लेकिन अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये ऐसा पिलर है जो अब इतनी जल्दी से गिरने वाला नहीं है और इसको और ये स्ट्रॉन्गर करते जा रहे हैं। अब ये एक वन पिलर है जो इवन कोविड के अंदर भी इनका डटा रहा और ये लगे हुए हैं कि इसको और स्ट्रॉन्गर किया जाए। अब ये एक पिलर है जो कंट्री को गिरने नहीं देगा। शी जिनपिंग ने पूरे रिसोर्सेज अपने लगा दिए कि मैं कैसे ई कॉमर्स में, मोबाइल पेमेंट्स में ऐसा सिस्टम बनाऊं कि पूरी दुनिया इसको यूज़ करे। जैसे अब इंडिया का यूपीआई है, मोदी जी लगे हैं कि पूरे दुनिया में यूज़ होना शुरू हो जाए। ऐसे ये भी लगे हुए हैं कि जो इनका ई कॉमर्स है या इनका जो सिस्टम है मोबाइल पेमेंट्स का, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो। तो लेकिन एक ही इनका कंसर्न है कि जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या जो फॉरेन टेक्नोलॉजी से इनको अब ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, या जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर अभी भी इश्यूज़ हैं चाइना में। अगर ये चीज़ें सॉल्व हो जाएँ तो ये एक ही पिलर है जो बाकी सारे पिलर जो हिले हुए हैं ना, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सो अगर मुझे लोग पूछते हैं कि चाइना का अंत कब होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी किश्ती है, इसका अंत इतनी जल्दी से नहीं होगा। आप जो ये और कई लोग हैं, जब कोई यूट्यूब पे वीडियो आता है कि जी चाइना बस अगले साल डूबने वाला है, उसके व्यूज़ होते हैं कि मिलियंस में। लेकिन अगर कोई बात करता है कि चाइना अभी डूबेगा नहीं, तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते।
प्लीज़ ये नेगेटिविटी के जो मोड है आपका, इसमें से बाहर निकलिए। तभी जो इंडियन मीडिया है, मैं स्पेशली इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ, जब कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, बिकॉज़ लोगों का इंटरेस्ट नेगेटिव न्यूज़ सुनने का ही रह गया है। पॉजिटिव न्यूज़ सुनना ही नहीं चाहते लोग। बट मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ कि आज की डेट में चाइना में क्या हो रहा है। सही है, सही को सही बताऊँगा, गलत है, गलत को गलत बताऊँगा, और उसमें से इंडिया को क्या सीखना चाहिए। आप देखिए, जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये चाइना ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे। एक गरीब कंट्री था जहाँ पर एक वक़्त का खाना मिलता था इनको सिर्फ़ गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। अब ये क्वेश्चन है कि इनकी इकोनॉमी 20 ट्रिलियन की है कि 10 ट्रिलियन की है, मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि क्या इन्होंने अपनी इकोनॉमी को या अपनी कंट्री को डेवलप किया। दे आर मोर डेवलप्ड टुडे, मोर देन अमेरिका एंड यूरोप। बिलीव मी ऑन दिस। अगर आप यहाँ पर आएँगे, आप हक्के-बक्के रह जाएँगे देखकर। ठीक है, इनकी अब 4 पिलर्स हैं, 4 में से जो फाउंडेशंस हैं, वो 3 की हिली पड़ी हैं। बट ये अभी भी पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए, और एक पिलर के ऊपर फोकस करके अगर ये इनका सक्सेस हो गया, तो बाकी सारे पिलर्स अपने आप ठीक हो जाएँगे। तो ये लगे हुए हैं कि जैसे अब इनकम है, इनकम जो ये इनक्वालिटीज़ हैं, मतलब कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ अभी भी गरीब नहीं हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा करते हैं। तो इन्होंने पॉलिसीज़ निकाल दिया कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो रिच आदमी हैं, उनको ये फ़ोर्स करते हैं कि भई आप कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि जो निचले के लोग हैं, उनको पढ़ाई-लिखाई में, उनको इनोवेशंस में, उनको लगाया जाए मेन स्ट्रीम के अंदर, ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी लाइफ़ में आए। और जो ये टेंशन्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जो यूएसए के साथ इनकी ट्रेड की टेंशन्स हैं, जो इंडिया के साथ 36 का आंकड़ा है, इनको भी ठीक करने में ये लगे हुए हैं। ताकि अब जैसे ब्लिंकन आया था यहाँ पर, वो मिन्नतें करके गया है कि भई हमारे से लड़ाई मत करो। भई इन्होंने अमेरिका को इतना डिपेंडेंट अपने ऊपर किया हुआ है कि भई वो आकर यहाँ पर झुक कर बात करते हैं। अपने आँखों में आँखें डाल के, जैसे मोदी जी बात करते हैं सब जगह पे, वैसे बात नहीं करते वो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सस्टेन कर जाएँगे। ये लगे हुए हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। येस, आज की डेट में इनके पिलर हिले हुए हैं, और ऐसे लगता है कि इसे टूट के कंट्री गिर जाएगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो कंट्री कैसे लगी हुई है पॉलिसीज़ को निकालने के लिए, और बहुत जल्दी से काम उसके ऊपर हो रहा है, मुझे लगता है अभी दिल्ली बहुत दूर है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपकी जो रिक्वेस्ट है चाइना के रिगार्डिंग, आप मेरे से बात करें, मुझे रिक्वेस्ट भेजें। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू व्हाट कैन बी डन, और मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।